नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऐतिहासिक जीत की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस जीत ने देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की भी तारीफ की। इसके साथ ही बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी लगातार दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि खेलों में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्सव बढ़ाने और खेल संस्कृति को मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में खिलाड़ियों की सफलता पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने पत्र में सवाल उठाया कि छात्रों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी। उन्होंने इस कार्रवाई को छात्रों पर हमला बताते हुए पूरे मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस पूरे मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं और छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गया है। ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री को ये चिट्ठी लिखा गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब राजनीतिक मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखा है और इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि ये मामला जो है अब संसद के सत्र में भी उठाया जाएगा। वहीं कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने संकेत दिया है कि वो 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अब चुनावी राजनीति से दूरी बनाने का समय आ गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सक्रिय राजनीति से उनका रिश्ता बना रहेगा और पार्टी के लिए पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन हमेशा भरपूर समर्थक मिला है, लेकिन हर राजनीतिक सफर का एक पड़ाव होता है। उनके इस बयान के बाद से कर्नाटक कांग्रेस में भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी 2028 के चुनाव में भी सिद्धरामैया के अनुभव और मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके चुनाव न लड़ने के फैसले से कांग्रेस के भीतर नई पीढ़ी के नेताओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। सिद्धरामैया लंबे समय तक कर्नाटक की राजनीति के सबसे प्रभावित नेताओं में एक रहे हैं और उनके इस फैसले को राज्य की राजनीतिक में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मैनपुरी और इटावा का नाम सुनकर लोग घबराते थे और दूसरे शहर में इन इलाकों के लोगों को किराए पर मकान देने से भी परहेज किया जाता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ये पहचान का संकट समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार करके प्रदेश की तस्वीर और पहचान बदल दी है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आज प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यूपी अब दंगों और कर्फ्यू की जगह विकास और उत्सव के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये मुद्दा संसद के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा और विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की आवाज दबाने की वजह सरकार को उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। वहीं विपक्ष इस मुद्दे में जवाबदेही तय करने और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।
वहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सामने आए भर्ती घोटाले पर कांग्रेस चुप क्यों है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार जवाब देने से बच रही है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं का सरकार से भरोसा उठता जा रहा है और भर्ती से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताया है। भर्ती प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियां लगातार तेज होती जा रही हैं। बिहार की राजनीति में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत और तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कथित फायरिंग में घायल छात्रों से मुलाकात के बाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों पर गोली चली और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तार छात्रों को तुरंत ही रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हत्या के प्रयासों का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वहीं 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख पॉइंटों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित किया गया कि निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। इससे पहले जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को 25 जुलाई तक सभी जरूरी काम पूरे करने के निर्देश दिए थे। निरीक्षण के दौरान कांवड़ मार्गों पर बिजली के पोलों को प्लास्टिक से कवर करना, सफाई व्यवस्था, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा की गई। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के निर्देशों का बुलंदशहर में असर दिखाई देने लगा है। कांवड़ मार्गों पर मीट और मांस की दुकानें बंद रखने और होटल, ढाबों और रेहड़ी ठेलों पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखने के आदेशों पर स्थानीय दुकानदारों ने सहमति जताई। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जैसे ही औपचारिक निर्देश मिलेगा वो नेम प्लेट लगाने समेत सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। उनका कहना है कि कांवड़ियों की आस्था का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। देखिए, उच्च स्तर से शासन से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के अनुक्रम में जैसा कि विदित है कि इसी 30 जुलाई से सावन का माह शुरू हो रहा है। इसको दृष्टिगत हमारे 10 प्रमुख कांवड़ मार्ग हैं। इसमें उच्च स्तर से निर्देशित किया गया है कि इसमें मांस की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी कांवड़ मार्ग पे। इसी तरह मदिरा की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार से जो भी होटल नॉनवेज से संबंधित थे वो भी बंद रहेंगे और निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानें जो कि भोज्य पदार्थ बेचेंगी वो उनकी जो ओवर रेटिंग ना होने पाए, जो मानक के अनुरूप जो प्राइस हैं वो ही रहेंगे। ये उवेश होटल है। अच्छा, जो भी यहाँ कांवड़ यात्रा जाती है हरिद्वार के लिए तो हम उसका खूब वेलकम करते हैं और पानी वगैरह, खाना वगैरह, जो पानी वाली की जरूरत पड़ती है तो सब चीज़ की सेवा करते हैं। हम यहाँ 18 घंटे पर है जहाँ चौराहे पर जी, किसी को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। नाम लिखा हुआ है आपके होटल पर? जी, उवेश होटल है। जी, जब आदेश हो गए तो इसको बंद करवा दीजिए और हम यहाँ पर बाहर खड़े हो जाते हैं अपने कांवड़िया भाइयों के लिए, तो उनको पानी की सेवा करते हैं पूरी और वहीं पानी पिलवाते हैं उनको। ये बहुत बढ़िया आदेश करे हैं माननीय योगी जी ने। और यहाँ पर हमारी तरफ ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है जिससे हमें कोई दिक्कत हो। हमारे यहाँ पर मीट की दुकानें पहले ही बंद हो जाती हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। और मुस्लिम भाई हमारा सहयोग भी करते हैं।
वहीं ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सेक्टर 150 स्थित सोसाइटी में वाटर टैंकर की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक कर्मचारी टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरा हुआ था, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकला। उसे बचाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी टैंकर के अंदर गया, लेकिन जहरीली गैस या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों अंदर ही बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में स्थित कालाधाम सोसाइटी में 6 साल के मासूम अभियान की मौत के मामले में बड़ा प्रशासनिक और पुलिस एक्शन सामने आया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार, टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्राधिकरण ने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि बोरिंग के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और सेफ्टी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी और इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में भारी आक्रोश है और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी के चरथावा विधायक पंकज मलिक ने इसे लोकतांत्रिक और छात्रों की जीत बताया। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों ने ऐतिहासिक संघर्ष किया और उन्हें देश के लोगों का समर्थन भी मिला है। पंकज मलिक ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान तमाम चुनौतियों के बावजूद भी छात्र अपने आंदोलन पर डटे रहे और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्र, खास करके छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देकर अपनी गलती स्वीकार की है। किस तरह का प्रोग्राम? आज हमारे फिरोज अंसारी साहब प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं युवजन सभा के। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर के यहाँ भेजा है। उनका स्वागत समारोह आज था। हमारे साथी के पुराने साथी, हमारी पार्टी के मजबूत साथी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है लंबे समय के बाद, इस तरह देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र की जीत है। यहाँ के नागरिकों की जो प्यार छात्रों को मिला है, उन छात्रों की जीत है। छात्रों ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, उसकी जीत है और अभी जल्दी स्वीकार भी होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीद है, इन्होंने इतनी गुंडाई देश में फैलाई है 10 साल, नौजवान जो सड़कों पे उतरा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से इन्होंने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से धरने को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, हटे नहीं। उनकी भाजपा की सरकार की चुनौतियों का सामना करते हुए जंतर मंतर पर पूरे देश में कई जगह धरना चलता रहा। उस धरने की जीत है, उसके सामने सरकार झुकी है। सरकार ने गलती मानी। फतेहपुर में आज सीएम योगी ने बयान दिया है कि नकल माफिया समाजवादी पार्टी की विरासत है। भारत के युवा ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में गेंद से इतिहास रच दिया है। अभिषेक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 विकेट लेने वाले भारत के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने बाएं हाथ की स्पेन में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2.5 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके और ये उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। और अभिषेक ने जिम्बाब्वे के निचले क्रम की तेजी से समेटते हुए भारत को बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने मुकाबले पर पूरी तरह से पकड़ बनाई और श्रृंखला में अजत बढ़त हासिल की। बल्लेबाजी के दम पर पहचान बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने इस बार गेंद से कमाल दिखाते हुए एक अनोखी भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अपने हर मॉल प्रदर्शन को क्रिकेट जगत में जमकर तारीफें हो रही हैं। भारत के युवा वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक दिलाया है और इसके साथ ही ये मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला रजत पदक है और देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मणिपुर के 28 साल के ऋषिकांत ने
स्नैच राउंड में दमदार प्रदर्शन करते हुए नया कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया है। हालांकि क्लीन एंड जर्क में उनकी कड़ी चुनौती भी मिली है, जिसके चलते वो स्वर्ण पदक से मामूली अंतर से चूक गए और दूसरे स्थान पर रहे। इसके बावजूद उनका प्रदर्शन पूरे मुकाबले का आकर्षण का केंद्र बना रहा। ऋषिकांत ने दबाव के बीच बेहतरीन तकनीकी और आत्मविश्वास का परिचय दिया और भारत के पदकों की झोली में एक और सफलता जोड़ दी। इस के साथ ही भारत को कुल पदक संख्या में भी इजाफा हुआ है और वेट लिफ्टिंग में देश की मजबूत परंपरा एक बार फिर से देखने को मिली है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ऋषिकांत का ये प्रदर्शन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भारत की उम्मीदों को मजबूत करेगा। देश भर में उन्हें बधाइयों का सिलसिला जारी है और उनके इस प्रदर्शन ने भारतीय खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ा दिया है और अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें अन्य वेट लिफ्टर्स पर टिकी हुई है, जिसने भी पदक जीतने की उम्मीद की है। और ऐसे में ऋषिकांत सिंह की इस उपलब्धि ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अभियान को और नई गति और नया आत्मविश्वास दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते चिनाब नदी पर बना बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण जलाशय में पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद से अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पूरी तरह से चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और तेज बांध धाराएं बह रही हैं। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, नदी के पास न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि राजौरी समेत आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल अधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।